हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कैसा चल रहा है सभी का? समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। चलिए, पहले तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की, जो कि डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज है, जिसमें ऑपरेशंस होती है और हम लोग टीचर्स बहुत डराते हैं उसके अंदर कि ये बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेशन से और हर एक वीडियो को, जैसे ये आज फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, तुरंत बाद इससे नेक्स्ट वीडियो को देखो, तो आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व भी इजीली कर पाएंगे। एक्सरसाइज 4.2, इस एक्सरसाइज को मेन हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशंस वाली एक्सरसाइज है। ऑपरेशंस वाली एक्सरसाइज है, हाँ ऐसा ही कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो डिटर्मिनेंट बेस्ड है, टोटली डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। आप कहोगे सर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए कितना मुश्किल काम है, किसी भी रो या कॉलम से कर दीजिए इवेल्युएट, एक्सपेंड कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसे सिंप्लीफाई करना। उन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 4.2 जो है वो सारी की सारी करेंगे, साथ में इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसे कह सकते हैं वो भी करेंगे। चाहे इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि पहले की तरह दो वीडियो बना रहे हैं, चाहे इसके जितने भी पार्ट बन जाएं हम बनाएंगे, और आप सभी उन सभी पार्ट को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाना, और उन क्वेश्चंस को जरूर, कहते ना, पूरी कैलकुलेशंस करना। मेरा तो एक ही मोटो है, एक ही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। क्योंकि मुझे अधिकतर बच्चे कहते हैं सर हमें कौन सा सपना आएगा। भाई प्रैक्टिस ही ऐसी हो जाए कि सपना ही आ जाए, आप देखें और आपको जागती आंखों से सपना आ जाए, है ना। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, पहली और आखिरी बात, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा जरूरत है तो किसी चीज की फोकस और फोकस करने की। ठीक है, चलिए आओ सबसे पहले हम टॉपिक का नाम पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बाद में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ वी चेंज rows to column, then value of determinant remains unaltered। देखो इसका मतलब क्या है, पहले हम इस बात का मतलब समझते हैं कि अगर हम डिटर्मिनेंट में उसका ट्रांसपोज कर दें, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। मैं जितने भी क्वेश्चंस का एग्जांपल दूंगा वो 3x3 के ही दूंगा। ठीक है, ऑर्डर 3 के ही चलेंगे, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट होता भी स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में। तो जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है डिटर्मिनेंट, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को चेंज कर दूं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दूं, तो ये बन जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने जल्दबाजी नहीं करनी, इसको भी फटाफट हो जाए, क्योंकि जब हमें पहली बात की समझ आ जाती है ना, तो हमारा मन करता है कि हम आगे भागे, फटाफट आगे भागे, पर ऐसा आपने नहीं सोचना, भागना नहीं है। ठीक है, ये भागे हमसे कि यार ये हमारे हाथ में आया तो हम इसे, ये इस पर्सन के हाथ में आ गया ना, मतलब ये सब करके छोड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं रो 1 से, तो रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद क्या है, ये क्या देखो B2 C3 B3
C3, क्लियर, माइनस A2, अभी मैं रो 1 से कर रहा हूं इसे, एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है, तो माइनस A2 क्योंकि पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, ये गया तो बाकी क्या रहेगा B1 C1। देखो मैं इसमें आपको जो है पूरा एक्सपेंड करके दिखाऊं या नहीं वो देख लेते हैं अभी। प्लस A3 पर जाते हैं, A3 पर जाते हैं तो ये गया तो आ गया B1 C1 B2 C2, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं, करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे कॉलम से, इसको नाम डिटर्मिनेंट 1 दे देते हैं, ठीक है। इसे एक्सपेंड करेंगे हम बाय C1। चलो करते हैं, पहला एलिमेंट है A1, ठीक है, ये गया क्या रहेगा B2 B3 C2 C3। मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत पड़ेगी B2 B3 C2 C3। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो B2 C3 आएगा, इसे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो B2 C3 आएगा, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो C3 B3 आएगा। हाँ ये तो कुछ B2 B3 यहां C2 आएगा भी, और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी C2 B3 आएगा। मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे ही A2 पे आ जाओ, A2 पर करेंगे तो माइनस का A2 आएगा क्योंकि पोजीशन इसकी भी ऑर्डर ये कहेगा B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3, ठीक है। प्लस जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो है A3, तो ये गया B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2। देखो जब हम इससे एक्सपेंड करके कैलकुलेट करेंगे और इससे एक्सपेंड करेंगे तो दोनों का रिजल्ट विल बी सेम, जिससे हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1। इसका मतलब क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। मैं इसका कैलकुलेशन पार्ट करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको बात समझा रही थी कि यहां से जब A1 एज इट इज रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3 माइनस C2 B3 आएगा, ठीक है, B2 C3 माइनस C2 B3। और यहां से A2 में हम देखें तो ये B1 C3 और C1 B3 था, तो B1 C3 माइनस B3 C1, ऐसे इसको करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, क्लियर। चलिए इसकी अब सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं, बात समझ गए, एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। जो बात मैंने रो के लिए कही वही कॉलम के लिए भी है कि अगर हम किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इस बार हम ना डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं एक सिंपल। पहले डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूं 1 2 3 एंड 3 1 2 1 0 1, ठीक है। देखो अगर इस डिटर्मिनेंट को पहले सोल्व करते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 से करेंगे, एक्सपेंड बाय R1 ही कर रहा हूं मैं, 1 ब्रैकेट लगा देते हैं, ये गया 1 माइनस 0 1 आ गया, माइनस 2 ये रो गई, ये कॉलम और ये रो गए, 3 माइनस 2 1, ठीक है। और अब आ जाइए 3 पर, तो ये गया 0 माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जरा प्रॉपर्टी के बारे में समझिए। मैंने कहा था कि किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर लेते हैं, मान लो हम डिटर्मिनेंट 1 बन जाएगा भी चेंज करेंगे तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, 1 2 3 की जगह आएगा 3 1 और 2 1 2 3 1 0 1। चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं बाय R1। आप एक्सपेंड किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू दिस 2 माइनस 0, ठीक है।
माइनस 1 इंटू ये गया 1 माइनस 3, क्लियर, और प्लस 2 इंटू ये गया 1 0 माइनस 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, आ गया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस 2, ठीक है, नहीं प्लस 2 आएगा, इसे करेंगे तो माइनस का 4, चेक कर लेते हैं, 3 से गया तो 2 माइनस 0, माइनस 1 से गया ये 1 माइनस 3, फिर हमारे 2 पर, तो 2 से ये गया 0 माइनस 2, ठीक है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 1 और माइनस 2 को करेंगे तो प्लस का 2, 2 और 2 को करेंगे माइनस 4, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, या तो यहाँ गलती है या यहाँ गलती है, चलो यहाँ गलती देख लेते हैं, यहाँ जो गलती थी वो माइनस 3 था, ठीक है, यहाँ पर 1 एज इट इज माइनस 2 और 3 को करेंगे माइनस 3, तो ये आ गया माइनस का 4। आप देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 4 और डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू 4, साइन चेंज हो गया, यहाँ पर हो गया ना। तो आप देखिए कि जैसे ही हम यहां रो को रो से चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट बन जाता है माइनस डिटर्मिनेंट 1, ठीक है, ये एक तरह से ऑपरेशन के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट वैनिश कर जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स इफ 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, that means same, then determinant vanishes. Let me take an example. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वो है डिटर्मिनेंट, लिख लेता हूं यहां पर 1 1 2 3 2 5 3 2 5। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को देखें तो क्या है कि ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप चाहे तो एक्सपेंड कर लें, वैसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट हैज 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, दैट्स व्हाई दिस इज 0, ठीक है। अगर मैंने रो कॉलम पहले कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो जरूर उस पे नहीं फोकस करना, फोकस ये करना है कि ये दोनों कॉलम सेम है, एज द 2 कॉलम्स हियर सीन आर सेम, दैट्स व्हाई इट वैनिशेस, इट इज 0। इसके पीछे एक बात भी बताते हैं, एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी थर्ड के बाद 4, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0 देन डिटर्मिनेंट वैनिशेस। लाइक अगर ये सारे 0 हो जाएं तो 1 2 3 3 4 7 कुछ भी लिख लो, तो ये सारे एलिमेंट रो के या कॉलम के 0 हो जाएं तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वैनिश कर जाता है, ठीक है। इसको तो बताने क्या है कि अगर इसको कॉलम 1 से आप एक्सपेंड करोगे तो 0 इंटू ये कॉलम करने के बाद ये डिटर्मिनेंट करने के बाद 0 हो जाएगा, माइनस 0 करके भी 0, प्लस 0 करके भी 0, तो ऑब्वियसली सारा 0 हो जाएगा। ये होगी हमारी 4 प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, हम किसी भी रो को या कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर हमने करना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, वो जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मान लो एक तो हमारे पास यहाँ ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, हमें जरूरत है कि हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो स्केलर है k, इसे k से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1/k बाहर लिख देंगे और एक k को, अरे डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स, एक को k से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, B3 C1 C2 C3। क्लियर? बात को थोड़ा सा समझिए, फर्क क्या है? फर्क क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के इन ऑपरेशंस में? मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर हम किसी पूरी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते थे तो वो k सभी से मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, अगर हम इसको मैट्रिक्स होती है और k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी से होता। डिटर्मिनेंट अगर एक k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक रो से ही होगा या किसी एक कॉलम से होगा। बात समझ आ गई? चलो मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में और बताता हूं, लेकिन इससे पहले ना एक बात इसमें समझ लीजिए, हमें ये यूज कैसे करने होंगे। जरूरी नहीं है कि 1/k और k लगाना है, बीच में कहीं पर भी कॉमन मिलता है ना, कॉमन, तो वो कॉमन बाहर निकाल लो। ठीक है, तब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं उसका एग्जांपल देता हूं जिसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा वो मैट्रिक्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। और इसका यूज भी देख लो कि विदाउट एक्सपेंडिंग हम कैसे प्रूव करते हैं। देखो, एक डिटर्मिनेंट है 1 3 7, ठीक है, 0 5 4, दूसरा है 2 6 14। अब इस डिटर्मिनेंट को देख के कुछ समझ आ रहा है? हमने एक प्रॉपर्टी की कि अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आप ये देखो कि ये 1 3 7, इन दोनों का अगर रेशियो देखें हम, तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों में ये वाली रो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगी, है ना, या इसमें से 2 कॉमन ले लें, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, टेक 2 कॉमन फ्रॉम R3 से कॉमन लेने पर, या हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि R3 को ऑपरेशन, जैसा हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना, वैसे ही ऑपरेट कर देते हैं हम यहां पर, ऑपरेट R3 एज R3/2। उससे क्या फर्क पड़ा देखो, तो 1/2 बाहर आ गया, ना 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, यहां ऑपरेशन नहीं लगेगा, 2 कॉमन ही आएगा भाई। अगर मैंने ऑपरेशन लगा दिया तो सारा गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऑपरेशन का प्रोसेस अभी बताते हैं आपको। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये आ गया 1 3 7 0 5 4 एंड लास्ट में 1 3 7। अब जरा आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी है? इसकी वैल्यू देखो, 1 से 1, 3 से 3, 7 से 7 मैच कर गए, दो रो आइडेंटिकल हैं, इसलिए 2 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है, समझ आई? चलो, बीच में हमने हालांकि डाल दिया एक ऑपरेशन को, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से बच्चों को जल्दी समझ आती है। अब हम बात करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था ना मैट्रिक्स और उसमें क्या डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A B C, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखना हो तो वो क्या बनेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 डिटर्मिनेंट C1 C2 C3 बन गया। अगर मैं इसमें सभी के साथ k लगा दूं, ठीक है, बात समझ आ रही है? k लगाने के बाद क्या हुआ, ये बन गया KA। अगर k भी ना लगाओ तो एज इट इज छोड़ दो। अगर मैं यहां सभी के साथ k लगा दूं तो फर्क क्या होगा, मैं अब आपको बता देता हूं। एक मैट्रिक्स जो पहले A थी उसके साथ k लगा दिया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, अगर इसको छोड़ दें तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा k और डिटर्मिनेंट ऑफ A, k और डिटर्मिनेंट ऑफ A। बात समझ आई? लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी k की पावर 3 जब सॉल्व करेंगे तो, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, चलो प्रॉपर्टीज हम बाद में करनी है, बाद में करेंगे। ये बात क्लियर होगी? ठीक है,
चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है स्प्लिटिंग पर। स्प्लिटिंग पर कैसे? अगर एक डिटर्मिनेंट में, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी, या यहां लिख देते हैं ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में एक जो कॉलम है उसमें तीनों जगह पर एक एक एलिमेंट एडेड है। इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे? कुछ इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, फिर से ए बी सी, बीच में प्लस का साइन, अगर ये प्लस हो रहा है तो ए बी सी, किसी कॉलम को नहीं छेड़ना, बस लास्ट वाले दो कॉलम के अलग अलग डिटर्मिनेंट बना दिए, एक्स वाई जेड। कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक बात तो आपको लग रही होगी ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 है, इसी को सॉल्व करना है। बिल्कुल सही, पर अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पर फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी है, अभी देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर। समझ रहे मेरी बात को? इफ ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड मतलब समझते हो, जो 3 5 7 इस ऑर्डर की हो, 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5 7 क्रॉस 7, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, अगर वो ओड है तो। इवन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ओड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट मैं यहां ले रहा हूं, 0 माइनस ए माइनस बी 0, सी माइनस सी 0। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बात समझ आ गई? ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, 6 क्वेश्चन। उसे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आंसर में, वो हम समझेंगे कि किस तरह से वो 0 आता है। ठीक है, चलिए आगे जो है प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज, हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं रो की रो के साथ और कॉलम की कॉलम के साथ। पहले तो इसमें ध्यान देने योग्य बात, आपने जितनी भी ऑपरेशंस पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में की है, उसमें क्या था कि आपको रो से शुरू किया तो वो सिर्फ रो पे ही चलना चाहिए, है ना। उसमें हम कॉलम नहीं लगा सकते थे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते थे, या कॉलम से शुरू किया है तो सिर्फ कॉलम तक ही करेंगे, ऐसा ही था। लेकिन 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 हम इसमें जो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, उन ऑपरेशंस में अगर आपने पहले रो से शुरू कर दी, बीच में आपको लगा कि नहीं यार इसमें कहीं पे कॉलम भी यूज कर सकते हैं, तो यू आर फ्री 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 फ्री। ठीक है, चलो आपको ऑपरेशंस बताते हैं कैसे कैसे होंगी। जैसे आर आई को हम आर आई प्लस प्लस लगा देते हैं, के आर जे प्लस के के साथ हम यहां एन या एम कुछ भी लिख दो भाई, के साथ एल लगा देते हैं, एल आर के। देखो R1 में जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब जैसे मान लो हम R1 को ऑपरेट कर सकते हैं R1 प्लस के R2, यहां के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, या हम जैसे R1 को ऑपरेट कर सकते हैं R1 प्लस के R2 प्लस एल R3। मतलब हम एक रो में दूसरी रो ऐड कर सकते हैं, दूसरी रो माइनस कर सकते हैं, दूसरी रो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं, बात को समझने के लिए जरूरी है। देखो
1 2 3 7 6 9। मैंने रो लिखा था, कोई एग्जांपल में कॉलम वाला ले रहा हूं, ठीक है। ये आपके सामने स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है 1 7 36 2 6 32 3 9 48। ठीक है, चलो इसे हमने बिना एक्सपेंड किए जीरो प्रूफ करना है। इसकी मदद से, ऑपरेशंस की मदद से, वो ऑपरेशन देखो क्या है। इसमें ऑपरेशन क्या कर सकती हैं, देखो थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रो या कॉलम यहां पर आर किया था तो सी भी कर सकते हैं भाई, C1 प्लस के C2 CI लिख देते हैं, CJ लिख देते हैं और LC के लिख देते हैं। देखो यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ा फोकस करो कि अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 35 प्लस 1 36, एक तो एलिमेंट हमारा सेम हो गया। अगर मैं इसे करूं 6 5 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, और 9 5 मल्टीप्लाई करके 3 से ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। अप्लाई करके देखें, एप्लीकेशन इसकी बनेगी। अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे हम यहां पर, C1 एज C1 प्लस 5 C2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम C1 को साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा सकते, C1 के साथ भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं। तो ऑपरेट करते हैं हम 1 प्लस 35 2 प्लस 30 3 प्लस 45, और ये आ गया 7 6 9 36 32 48। ठीक है जी, अब इसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया 36 32 48 7 6 9 36 32 48। हाँ जी, क्या बोलते लोग, क्या बोलते पब्लिक, क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट? ऑब्वियसली जीरो आएगा भाई, दोनों कॉलम सेम हो गए। लिखने का कैसे, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई इट वेनिशेस, डिटर्मिनेंट वेनिशेस, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी तरह का। क्योंकि हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं तो हमें बड़ा आसान लगता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात बताता हूं कि प्लीज डेली जितने भी क्वेश्चंस हों, जितने भी क्वेश्चंस मैं करूं, वो सारे आपने रिपीट जरूर करने हैं, चाहे आपको आते हो तो भी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम ये देखिए x y z, ठीक है, y z, हाँ नहीं y z x नहीं लेते हम, यहां पर लेते हैं 1 1 1, ठीक है, और यहां पे लेते हैं 2x 2y 2z। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लूं तो क्या होगा, समझ तो गए? हाँ, अगर हम इन्हें में से 2 कॉमन ले लेते हैं, टेक 2 कॉमन फ्रॉम C3, what will be the result? 2 common x y z 1 1 1 x y z. Yes, 2 columns are identical. That's why this vanishes. The determinant value is 0. Clear? चलो मैं कुछ और एग्जांपल देखता हूं इसमें वेनिशेस करने वाले। इसी तरह की एक बार जो जो प्रॉपर्टीज हमने की हैं, फिर आपको एक रिकैपिचुलेशन दे देंगे सभी प्रॉपर्टीज का, जिसे आप नोट कर सकेंगे। जैसे ये है हमारे पास, सेम बनाने के लिए क्या हो सकता है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है, जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक, विदाउट एक्सपेंडिंग इसे जीरो प्रूव करना है
तो हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं R1 को R1 प्लस R2। बताओ क्या फायदा होगा, यहां x प्लस वाई है, ये ऐड होगा जेड हो जाएगा, y प्लस जेड है, ये ऐड होगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा। ऑपरेट करते हैं तो पहली लाइन में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो में यहां पर भी आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां हो गया जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड सभी में है। टेक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, उससे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो पहली रो बन जाएगी 1 1 1, दूसरी क्या है जेड एक्स वाई जी एक्स वाई 1 1 1। हाँ जी, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने सीखा ना कि किसी भी रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम कहीं सोचो कि डिटर्मिनेंट को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, हा तो वो वैनिश होगा। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर अपनी गलती के खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इन प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिकैपिचुलेट, और आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, या पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, वेट। So here are the properties that can be used in this exercise, that is exercise number 4.2। ठीक है, एक ब्रीफ में हम उसका रीडिंग ले लेते हैं और फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ इट इज मेड ट्रांसपोर्ट। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम उनको चेंज कर देते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनअल्टर्ड रहती है, चेंज नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ एनी वन रो या कॉलम आर इंटरचेंज विद द अदर रो बाय कॉलम देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर हम रो को रो से बदल दें और कॉलम को कॉलम से चेंज कर दें तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तीसरा है, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम, अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी मैंने सीधा प्रैक्टिकल लिख दिया पूरा का पूरा। वो क्या है कि a1 प्लस एक्स, तो a1 प्लस एक्स जो डिटर्मिनेंट है, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और क्या करेंगे हम इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो मैट्रिक्स है वो चेंज कर देंगे। पहले कॉलम पर एक्स वाई जेड हो जाएगा क्योंकि हम a1 a2 a3 यूज कर चुके हैं। मैट्रिक्स इतना नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय के। अगर हम किसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, जिसे मैं डिटर्मिनेंट 1 लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू होगी के इंटू दैट डिटर्मिनेंट। बात क्लियर? चलिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, अगर एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा अगर उसके सारे एलिमेंट 0 हों। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आपको बताया था। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 की जगह हम यहां ऑफ ऑड ऑर्डर कर देना तो भी बात सही है, ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑल्सो 0, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑपरेशंस की बात करते हैं जो रह गए थे। ऑपरेशंस कैन बी डन एज फॉलोज, वी कैन टेक कॉमन आउट फ्रॉम एनी रो बाय कॉलम।
किसी भी रो या कॉलम से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो पर हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, RI प्लस माइनस KRJ। मतलब मैंने पहले यहां लिख दिया 2 रो के बीच में, फिर लिख दिया मैंने 3 रो के बीच में। मतलब 3 रोज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं और 2 रोज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं हो जाता हूं थोड़ा साइड में और 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन को आपके सामने छोड़ देता हूं। आप उसे पॉज करके ये सारी प्रॉपर्टीज अपने एक अच्छे से नोट्स बनाइए, उस पर लिखिए। सम करते समय ये बहुत काम आएंगी। ठीक है, आई एम बैक अगेन। आपने पॉज कर लिया होगा और इसे नोट करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, ये है हमारा इंट्रो कम बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसके बाद हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वर्किंग। खूब मेहनत करो, अपना एक स्टैंडर्ड बना के। अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं, चाहे साइंस फील्ड से हैं, मैथमेटिक्स निशानी है मेहनत करने वालों की। सो बी पॉजिटिव एंड वर्क एफिशिएंटली एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो and like, subscribe and share with others. Thanks a lot. God bless you all.